बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज दूसरे चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ, जहां पूरा साथ ही साथ बना हुआ है। यहां भी साथ, नवांश भी साथ, दशमांश भी साथ। एक बात बताता हूं, बड़ी अद्भुत है। गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? ऐसे मनुष्य बड़े दुर्लभ होते हैं जो हमेशा ही परमात्मा का ध्यान करते रहें या चिंतन करते रहें। नृत्य करते हैं तो सुर, लय और ताल का ज्ञान करते हैं। परीक्षा देने जाते हैं तो उसके सिलेबस पढ़ के जाते हैं। एक भी सिलेबस का एक सिक्का भी अगर छूटता है तो दिन भर वो बात खटकती रहती है, जब तक कि परीक्षा दे करके निकल ना जाए और पेपर में वो सवाल ना आए। तो कितना परमात्मा को चलो मैंने नहीं पढ़ा था पर वो ठीक है कि नहीं आया। ठीक उसी तरीके से आप जरा इस चीज को इधर देखना और मेरी तरफ ध्यान से समझने की प्रयास के बारे में सोचना कि ठीक उसी तरीके से कि आपके जो नित्य प्रतिदिन के कर्म हैं वो कितने धर्म से जुड़े हुए हैं। कहीं आप कर्म करते करते इतने हिंसक तो नहीं हो जा रहे हैं कि धर्म का भान ही ना रहा और धर्म को सोचा ही नहीं है। और ये होगा कहां से? तो पुराणों और धर्म के और वेद के अंगों के पढ़ने के कारण और पढ़ने के बाद। है कि नहीं बात? आप जब तक नृत्य के मंदिर में नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वस्तुतः कहां पे ताल लगानी है और कहां पैर उठाना है। ठीक उसी तरीके से कर्म आपको हिंसक बना सकता है, क्योंकि ये भौतिकवादी है ना युग। यहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपके कर्म धर्म से कितने जुड़े हैं। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ तो बता दिया। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आधे घंटे का कार्यक्रम है, देख के जाइएगा, कहीं नहीं जाना है। यूं शुरू करूंगा और यूं बता दूंगा, सब कुछ दिमाग में उतर जाएगा। अब आपको सबसे पहले मैं इनकी कुंडली में सूर्य को लेकर के बता दूं। सूर्य जो जन्म कुंडली में अगर कमजोर हो तो सारी चीजें कमजोर सी हो जाती हैं, और अगर चंद्रमा कमजोर हो तो और भी चीजें कमजोर सी हो जाती हैं। मतलब आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है उसमें प्रत्येक चार्ट में सूर्य की स्थिति कैसी है। यहां से आपको ये बात समझने में आ जाएगी कि देखा कैसे जाता है। सूर्य यहाँ पे धन भाव में वृश्चिक राशि के मित्र की राशि में मित्रवत होकर के बैठे हैं, और उसका डिस्पोजिटर प्लेनेट जो सूर्य की राशि जहां बनी है, जहां पे सूर्य बैठे हैं, उस भाव का अधिपति अगर स्वयं उच्च का हो और पापक ग्रह होकर के तीसरे बैठा हो तो सूर्य को भी बल मिलेगा। यहां पे सूर्य की राशि बनती है जन्म कुंडली के लाभ भाव में, और यहां पे वो जाकर के बैठे हैं उच्चाभिलाषी होकर के। पर यहां पे व्यक्ति की पत्नी को या व्यक्ति के पति को कभी कभी ऋण में डालने वाले बन रहे हैं और रोगी बना रहे हैं, और कई बार उसके आत्मबल को कमजोर करने वाले, क्षीण करने वाले और दुश्मन पैदा करने वाले भी बन रहे हैं। दरिद्र का योग लगा रहे हैं। मतलब विवाह करते समय ये इस बात का ख्याल रखना होगा कि पति जो है वो पहले से ऋण में नहीं है, या उसके खानदान में या उसके घर परिवार में लोग ऋण में दबे नहीं है। पक्की बात है। दशमांश कुंडली में ये सूर्य लाभ के अधिपति, यहां भी ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली और वर्गोत्तम नवांश दशमांश की कुंडली श्रेष्ठ हो जाती है। इस वजह से इसके सफल होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। यहां पे भी लाभ के अधिपति, क्योंकि ग्रह को बदलना नहीं पड़ा ना, वो स्टेबल हो रहा है। अब ग्रह खाली ये देखते रहना है कि वो बैठा कहां है। यहां भी मित्र की राशि में, यहां भी मित्र की राशि में, पर लग्न और नवांश में आप जरा गौर करें तो वो दुह स्थान में ही बैठ रहे हैं प्रत्येक जगह। यहां भी ये दूसरा भाव होता है तो कमजोर हो गया, यहां भी वो छठे भाव में चले गए तो दुह स्थान में चले गए। नवांश के बाद दशमांश कुंडली में वो उच्च के हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली अगर 3 चरण में हम बांटते हैं ग्रह को तो वो अल्टीमेट उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। अगर आप इसी चार्ट को मैं D60 में देखता हूं तो ये जो स्थिति बन रही है वहां पे सूर्य का परिणाम थोड़ा कमजोर मुझे दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हमें व्यक्ति के स्वास्थ्य को और व्यक्ति के हड्डी की समस्याओं को नहीं पनपने देना चाहिए, और रक्त विकार या साथ ही साथ दंत रोगी ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए।
नेत्र की समस्या ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए, गैस्ट्रिक पेशेंट ना हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। ये चीजें कब उत्पन्न हो सकती हैं? सूर्य की दशाओं में। क्लियर है? चंद्रमा जन्म कुंडली में दशम के अधिपति जाकर के बैठे पंचम भाव में, ये योग कारक स्थिति बना रहे थे और इसके लिए बड़े अच्छे बनते भी हैं। दूसरी बात है कि आप अगर इन्हीं कुंडली में, नवांश कुंडली में देखते हैं तो धर्म के दशम के अधिपति होकर के धर्म भाव में बैठे थे। अपनी राशि की तरफ त्रिकोण में बैठने के बाद यहां पे चंद्रमा व्यक्ति के पति के साथ बड़े ही कोमल संबंधों को विकसित करेंगे और साथ ही साथ व्यक्ति के पति के साथ जो बातचीत होगी वो बड़ा ही सरल सा और सुगम सा और बहुत ही मनमोहक होगा। संबंध अच्छे होंगे और व्यक्ति संबंधों को निभाने में बहुत साहस के साथ काम करता रहेगा। क्लियर है? दशमांश कुंडली में ये नीच के हो जा रहे हैं। हो सकता है धन की कमी कभी कभी बन जाए। जब काम करने चलें तो हो सकता है धन थोड़ा कमजोर हो जाए, या फिर वो शुरू करने से पहले जब भी कोई काम करना चाहे व्यक्ति, तो उस समय धन की मशक्कत बनी रहे। लेकिन वो बुध वहां बैठा है जो कौन है? 12वें का अधिपति। व्यक्ति के पास इतना व्यय है पहले से ही कि वो किसी को दे नहीं सकता, या फिर उसकी बुद्धि कई बार ऐसी भ्रमित हो सकती है कि वो गलत निर्णय लेकर के अपने ही धन का व्यसन करे या अपने ही धन का कमजोर करना उसके ही कारण होता रहे। चंद्रमा और बुध जैसे दो दो शुभग्रह सम संख्या की राशि में बैठ करके उस भाव को बल भी दे रहे हैं दशमांश कुंडली में। लेकिन चूंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के हैं, अभी वो पूर्णतया शुभग्रह नहीं हुए हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सावधान भी रहना होगा धन के खर्च को लेकर के, क्योंकि चंद्रमा नीच वो रेगुलेट करेंगे धन के आने की गति को, और व्यय का अधिपति वहां बैठा है, इस वजह से व्यय पहले से शामिल है। यानी कि एक तो आने की स्थिति कमजोर हो सकती है, वो लगातार एक जैसी नहीं हो सकती है, और दूसरे उसमें व्यय और जुड़ गया। इसका मतलब है कि हमें धन को सही जगह पे खर्च करने की स्थिति में जाना ही होगा और हमें उसका आकलन करते रहना होगा। उसको हमेशा ही चेक करना होगा फायरवॉल की तरह कि कौन हमारे घर के अंदर प्रवेश किया है। बजट हमेशा बना करके एक नियमित और संतुलित आय उत्पन्न करने के साथ साथ व्यय को भी रेगुलेट करना होगा। क्लियर है? मंगल जन्म कुंडली में सप्तम और द्वितीय के अधिपति इस कुंडली के लिए मारक होते हैं, जाकर के उच्च के हुए हैं, और जिन्होंने शनि का नीच भंग भी किया है। केतु के कारण यहाँ पे थोड़े से वो उग्रता, व्यग्रता और माता को अनुशासनात्मक बना देंगे, और वहां पे थोड़ी सी कड़वाहट भी रहेगी माता के साथ संबंधों में, क्योंकि मंगल यहाँ पे नीच के हो जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका उच्च भंग हो गया। मंगल लग्न कुंडली में उच्च के थे, पर नवांश कुंडली में वो नीच के हो गए। इसका मतलब है कि वो ग्रह अपने स्टेटस को मेंटेन नहीं किया है, या अपनी स्थिति से वो घबराया है, डरा हुआ है, या वो नवांश नीच के नवांश में जा रहा है, इस कारण वो थोड़ी सी कमजोरी को प्राप्त कर रहा है। और दशमांश कुंडली में वो मंगल जो है वो जन्म कुंडली में गुरु और सूर्य के साथ, अपने तीनों मित्र के साथ, और गौर करिए यहाँ पे कारक भी हो रहे हैं वो, इस वजह से यहाँ पे गुरु, मंगल और सूर्य के एक साथ बैठ जाने से ये युति अच्छी होगी। परंतु जरा गौर करिए तो लग्नेश के शत्रु होने के कारण, और सूर्य यहाँ पे लाभ के अधिपति होकर के उच्चस्थ हो रहे हैं स्वग्रही मंगल के साथ, व्यक्ति के डेली बेसिस का इनकम हमेशा ही बना रहेगा और वो प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ कमाता रहेगा। ऐसे क्षेत्र में भी व्यक्ति के जाने का योग है। यानी कि चंद्रमा और बुध को अगर हम संतुलित कर लेते हैं तो हमारे सूर्य और मंगल दोनों संतुलित स्वतः हो जाएंगे। क्लियर हो रही है चीजें? क्योंकि व्यय का अधिपति अगर धन में बैठेगा तो धन को व्यय का कारण बनाता रहेगा, या धन किसी न किसी वजह से व्यय होता रहे। लेकिन सूर्य चूंकि लक्ष्मी के कारक होते हैं, यहां पे सूर्य आपकी कुंडली में लाभेश होते हैं, दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में चंद्रमा जो जन्म कुंडली में पंचम में बैठ रहे हैं, ऐसी स्थिति में यहां पे चंद्रमा भी त्रिकोण में बैठेंगे तो लाभ ही देंगे, नुकसान वहां भी नहीं है। परंतु यहां पे चंद्रमा नीच के हो जा रहे हैं, इस वजह से कभी कभी धन की मशक्कत हो सकती है। लेकिन उस कमजोरी को पाटने में मंगल और सूर्य ने अपनी भूमिका बहुत ही मजबूती से निभा रखी है। इस कारण से व्यक्ति के पास साहस होगा, व्यक्ति के पास बल होगा, व्यक्ति के पास पराक्रम होगा, व्यक्ति के पास डेली बेसिस का इनकम हमेशा ही आने के लिए दरवाजे खुले हैं। आप थोड़े से मेहनत करेंगे तो आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। क्लियर है? बुध की अगर बात करते हैं तो इस कुंडली के लिए वो भाग्य भाव के अधिपति होने के साथ साथ व्ययेश होते हैं, 12वें भाव के अधिपति, और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं। गौर करिए ये बुध यहां भी लाभ 12वें के अधिपति और भाग्य के अधिपति होकर के धन में बैठ करके महाभाग्यशाली और महाधनी योग लगा रहे थे। लेकिन
वो बुद्धि के व्यय के कारण भी बन रहे थे। यहां पे बुध जो है वो तुला के बैठे हैं राहु के साथ, कभी कभी बुद्धि जकड़ जाती है, समझ ही ना आए कि करूं क्या। और बिल्कुल व्यक्ति सुनता सुनता सा रहे, आप उसको जब कोई भी बात बोलेंगे तो लगेगा कि वो सुन रहा है, आप जब पूछेंगे तो लगेगा कि वो सुन रहा था और कुछ बता भी रहा है, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं वो उसके दिमाग में वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। या फिर कई बार ऐसी चीज भी होती है कि उससे जब आप उसी सवाल को दोबारा पूछें तो वो थोड़ा सक पकाए या थोड़ा कमजोर हो जाए या फिर उसको सही तरीके से एक्सप्लोर ना कर पाए। मतलब लेखन क्षमता यहां ठीक दिख रही है लेकिन नवांश कुंडली में कमजोर हो जा रही है। इसका मतलब है कि हमें उसमें भी ध्यान रखना होगा। एक्सप्लेनेशन की क्षमता हमेशा ही विकसित करनी होगी, अक्षर पे ध्यान देना होगा, लिखने की क्षमता विकसित करनी होगी और अपने बुद्धि को हमेशा ही तार्किक बना करके रखना होगा। प्रत्येक चीज के दो दो पहलू, तीन तीन पहलू, चार चार पहलू तैयार करके रखने होंगे, क्योंकि सवालों के बाद जब उत्तर दिए जाते हैं तो वो उत्तर ऐसे दिए जाएं जो वापस सवाल ना खड़े करें। सवाल बंद, आपके उत्तर ऐसे होने चाहिए जो वापस दोबारा कोई उत्तर सवाल ना खड़ा करे। ये इस पे ध्यान देना होगा। दूसरी बात, यहां अगर गौर करते हैं तो वो बुध, यही बात मैंने बताई, 12वें के अधिपति, यहां 12वें शनि बैठे हैं, संतुलन पैदा करेंगे जरूर और व्यक्ति को कंजूस भी बनाएंगे। इस वजह से कई बार व्यक्ति जो होता है वो समाज में कंजूस भी बन के रह जाता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि कहीं आपको कोई ऐसा ठप्पा ना लगाए, क्योंकि कई बार धर्म हमारा ये कहता है, ग्रंथ पुराण ये कहते हैं कि कभी भी कंजूस का अन्न नहीं खाना चाहिए और कंजूस की संगति नहीं करनी चाहिए। जो धर्महीन है, जो वेदहीन है, जो पुराण विहीन है, जो धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं करता, जो संभाषण अच्छे से नहीं करता, जिसके भोजन अपवित्र हों, जिसके कपड़े अपवित्र हों, जो नंगा निहंगा रहता है, जिसके अंग से, जिसके कपड़े से, अब ध्यान देना ये बहुत गंभीरता की बात है, वैसे वस्त्र वाले व्यक्ति के पास उसको नहीं देखना चाहिए, उससे बातचीत नहीं करनी चाहिए जिसके कपड़े से उसके आंतरिक अंगों का दर्शन होता हो। हाँ, ये वेद की बात है, ये धर्म की बात है। ऐसे लोगों से संभाषण नहीं करना चाहिए जिसके मुंह से बदबू आती हो। ऐसे लोगों के संपर्क में नहीं रहना चाहिए जो कंजूस हो। ऐसे लोगों के साथ अपना उठक बैठक नहीं करो जो गंदे और मैले कुचैले कपड़े पहनते हो। ऐसे लोगों के साथ अपने संपर्क न रखिए जिनके वस्त्र के पहनने के बाद भी उनके अंग दिखते हो। है ना ये बाकी बड़ी अच्छी बात, इसको याद रखना हमेशा। इसको इंस्टाग्राम पे भी मैं डलवा दूंगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये बात है। कहां था मैं? बुध के पास। गुरु पे आता हूं। गुरु जन्म कुंडली में मित्र की राशि में, और यहां वो पराक्रम और छठे भाव के अधिपति। तुला लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रोल नहीं होते और वो बहुत अच्छे होते भी नहीं है, रोगेश होते हैं, मेहनत करवाते हैं यहाँ। और एक शुभ ग्रह को जब एक शुभ भाव न मिले तो वो थोड़ा कुंठित हो जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो यही कहते हैं, हे भगवान मेरी स्थिति कभी भी राहु केतु और शुक्र के साथ न बनाना। और जरा गौर करें तो अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर वो अच्छे भाव में न बैठे हों, छठे, आठवें, 12 में अगर नीच के होकर के बैठे हों, या फिर इनके साथ उनकी युति बनती हो, या फिर वो राहु केतु के संपर्क में होते हों, तो थोड़े कमजोर हो जाते हैं। और वो कमजोर इस मामले में नहीं हो जाते कि वो परिणाम कमजोर देते हैं, बल्कि वो प्रभावित हो जाते हैं। और वो सफेद है ना, गुरु का रंग कैसा है? एकदम बिल्कुल सफेद, बिल्कुल सफेद, और उस पे वो दाग लग जाता है। इस कारण से वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर लग्नेश ही इस कुंडली में उसके मित्र नहीं हुए, सामान्य हुए, तो वो सामान्य हो जाए। अब यहां पे गौर करिए तो वो मित्र की राशि में बैठे हैं और मित्र से दृष्ट है। इसका मतलब है कि रोग जब मंगल की दशा आएगी तो ठीक हो जाए, रोग ठीक हो जाए। लेकिन ये रोग हो सकता है तो शनि की दशा में भी ठीक हो सकता है। ऋण व्यक्ति का हमेशा बना रहे संभवतया, इस वजह से ऋण देने से बचना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में ऋण भाव के अधिपति पे मंगल की दृष्टि है तो व्यक्ति ऋण उगाही कर लेगा। वो कभी भी ऋण दे करके किसी को छोड़ेगा नहीं, वो किसी न किसी तरीके से निकाल लेगा। और अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के, अपने चल अचल संपत्ति को लेकर के हमेशा ही सजग रहने वाला होगा। ये बात हमेशा याद रखने वाली है।
यहाँ पे अगर गुरु की बात करते हैं, यहाँ भी सप्तम भाव में वर्गोत्तम, यहाँ भी सप्तम भाव में वर्गोत्तम। इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि व्यक्ति की कुंडली में जो देवगुरु बृहस्पति हैं, जो आपके पति होते हैं, वो ठीक होंगे। अगर वो मजबूत हर जगह हो रहा है तो निसंदेह आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि आपकी कुंडली का पति अच्छा होगा, यानी कि आपका पति अच्छा है। और वो अगर हर जगह अच्छा बना हुआ है तो निसंदेह दाम्पत्य को लेकर के कभी भी संशयात्मक स्थिति में नहीं जाना चाहिए और नहीं संशय करना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हर जगह अगर वो केंद्र में आ रहे हों, लग्न, नवांश, दशमांश, बाकी के अन्य चार्ट में भी अगर वो गुरु अच्छे बन रहे हों तो निसंदेह हमारा पति अच्छा होगा और निसंदेह हमारा वर टाइम पे मिल जाएगा जब हमें उसकी आवश्यकता होगी। क्लियर है? मतलब विवाह में विलंब नहीं होगा, ये बात आपको मान करके चलना चाहिए। शनि बैठे हैं, उम्र में थोड़ा भले बड़ा हो सकता है, 7-8 साल का अंतर हो सकता है, लेकिन वो होगा बड़ा पवित्र और होगा बड़ा अच्छा। क्लियर है? शुक्र की बात अगर करता हूं, स्वग्रही हैं, यहां पे वो नीच के हो गए। अब जरा गौर करिए तो यहां पे आपको मालव्य योग दिख रहा था, लेकिन वो यहां भंग होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि एक बार हो सकता है कि आर्थिक विपन्नता भी आए। क्यों? लाभ के अधिपति छठे में बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं। यहाँ शनि जो है वो नहीं, यहाँ पे शुक्र जो है वो उच्च के हो रहे हैं। अब जरा नहीं, वो गलत बोल गया था, मैं गलत देख लिया था। शुक्र यहाँ स्वग्रही, यहाँ पे उच्च के। इसका मतलब है कि जो चार्ट सामने बन रही है उसमें लाभ के अधिपति के साथ शुक्र के जाने के कारण और उच्चस्थ शुक्र के शत्रुओं का दमन और अनुभव से अपने ज्ञान के बदौलत अपने शत्रु और अपने विपरीत परिस्थिति का व्यक्ति दोहन कर लेगा और उसको ठीक कर लेगा। मतलब आपके पास इतना बल तो रहेगा कि आप बड़े से बड़े व्यक्ति को किस तरीके से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना है, ये अनुभव आपके पास है। किस व्यक्ति से कैसे निपटना है, ये शुक्र आपको देते रहेंगे और उस पे शनि का प्रभाव आपको शत्रुहंता योग में ले जाकर के बिठाने वाला हो जाएगा, क्योंकि वहां वो मित्र की राशि में बैठे हैं और गुरु आपकी कुंडली में लग्न को देख रहे हैं। मंगल नीच के हैं, जिनकी दृष्टि अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी, यहां वो 10 नंबर की राशि में यहां नीच के हो गए थे। और गौर करिए तो गुरु केंद्र में बैठ करके मंगल का नीच भंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्रह यहां उच्च का होता है 4 नंबर की राशि में, वो केंद्र में ही बैठा। गुरु वर्गोत्तम, इस वजह से मंगल का संपूर्ण बलाबल उसे वापस प्राप्त हो जाएगा। दशमांश कुंडली में अगर शुक्र की बात करते हैं तो वो शुक्र उच्च के। ये कुंडली इतनी ज्यादा बेहतर है कि आप इसको जितना आगे ले जाना चाहते हैं, चाहे आयु में, चाहे धन में, चाहे पवित्रता में, चाहे पतिव्रता में, चाहे संसारिक सुख में, चाहे आध्यात्मिक सुख में, चाहे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, किसी भी प्रकार के जीवन के प्राप्त होने की स्थिति को ये कुंडली संपूर्णतया देने के प्रभाव में है। पक्की बात है, क्योंकि ये निश्चित रूप से व्यक्ति का पूर्व जन्म के किए गए कृत्य बड़े अच्छे थे जिसने ऐसी कुंडली बनाई हो। उसके कर्म कितने अच्छे होंगे कि भगवान को एक एक ग्रह को संपूर्ण तरीके से देख देख करके ही बिठाना पड़ा होगा। नहीं, इसके कर्म अच्छे हैं, इसकी कुंडली अच्छी बननी चाहिए। इसके कर्म बुरे हैं, इस वजह से कुंडली बुरी बनी है। इसके कुंडली में कर्म अच्छे हैं, इस वजह से ये कुंडली इतनी अच्छी बनी है। इस वजह से अपना कर्म हमेशा ही ठीक करना चाहिए और ठीक रखने का प्रयास करना चाहिए, ताकि कुंडली अच्छी बने और अगला जन्म बेहतर सिद्ध हो सके। है कि नहीं बात? शुक्र के बाद शनि जन्म कुंडली में योग कारक होते हैं और संपूर्ण कारक होकर के नीच के हैं, तो थोड़े कमजोर होंगे प्रथम दृष्टया तो, लेकिन उनका नीच भंग होगा, क्योंकि जो ग्रह उन्हें देख रहा है या नीच भंग कर रहा है वो स्वयं उच्च का है, वापस वो नीच का हुआ है, फिर उसका नीच भंग होना। तो ऐसी स्थिति में मंगल का नीच भंग गुरु के कारण होना, ऐसी स्थिति बड़ी अच्छी बनती है, क्योंकि गुरु भी केंद्र में आ जा रहे हैं। नवांश कुंडली में अगर शनि की बात करते हैं तो वो शनि जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं, यहां बैठे हैं। अब ये भी वर्गोत्तम हो जाने से शनि बली हो जाएंगे और कुंडली को मजबूती दे देंगे। 2-3 बात इस कुंडली को और भी कहना चाहता हूं। इस कुंडली का धन भाव ठीक है, इस कुंडली का पराक्रम भाव ठीक है, इस कुंडली का सुख भाव थोड़ा कमजोर हो रहा है, इस वजह से व्यक्ति अपने जन्मस्थान से दूर जाकर के लाभ प्राप्त कर सकता है। इस कुंडली का पंचम और प्रेम बहुत अच्छा है। विवाह अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन कुंडली मिला लेंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी। संतान वगैरह का कष्ट इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। संतति आराम से होगी और बहुत अच्छी संतति होती है, विद्वान होती है, परम विदुषी होती है, सुंदर होती है और धनवान भी होती है।
और धन देने वाली भी होती है। ये कुंडली मुझे कहीं से भी कमजोर नहीं दिख रही है। आगे आप जितना भटकेंगे उतनी ज्यादा चीजें दिखती जाएंगी, पर मुझे जहां तक ये बात लगी कि कुंडली में 5 सबसे क्या 10 सबसे अच्छी बात लग्नेश लग्न के, लग्नेश नवांश के, लग्नेश दशमांश के, सप्तमांश कुंडली का बलवान होना, D60 चार्ट का बढ़िया बनना, D45 चार्ट का बड़ा बढ़िया बनना, सप्तमीमांसा बढ़िया बना है, बलाबल वहां पे सभी ग्रहों के पास देख रहा हूं बल है, सिवाय चंद्रमा के, थोड़ी सी चंद्रमा की स्थिति कमजोर हो रही है, इस वजह से हमें शिव जी की आराधना करनी चाहिए और जो चीजें मैंने कल के कार्यक्रम में बताई हैं उसको याद रखना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।